हमारे यहाँ वो जनरल मोहम्मद जवलक का याद होगा कि जो हुआ था, उनके जो उनका जो प्लेन था उसके अंदर जिस तरीके से आम की पेटियां रख दी गई थी, तो कोई इस किस्म की बात आपको लग रही है? मैं अपना व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई, अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में जीता, उसका मेन कारण था जो हथियार इजराइल ने अजरबैजान को दिए थे, प्लस टर्की ने बरकता ड्रोन भी दिए थे टर्की ने, और इजराइल ने बहुत हथियार दिए थे। तो ऐसे में जो अजरबैजान और इजराइल के रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे, और उसके साथ में जो आर्मेनिया, यूं तो आर्मेनिया में जो पॉपुलेशन है वो यूरोप की तरफ की है, क्रिश्चियन है, मगर उनकी हेल्प ईरान ने की थी इस लड़ाई में, जो कि अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया है। तो ये सारे एंगल हैं, ये डाउट रेज करते हैं कि क्या ये वाकई जो बताया जा रहा है कि वेदर कंडीशन से ही हुआ है, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी बहुत कम थी। मैं अभी उस एंगल को एक एनालिसिस करता हूं आपके सामने कि जो बात की जा रही है ये एक एक्सीडेंट है और ये एक बैड वेदर से। देखो, प्रेसिडेंट जब जाता है उसके लिए 3 हेलीकॉप्टर थे। पहली बात तो एज पर द एसओपी नंबर 1 और 2 कभी भी एक ही हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट थे और उसके फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, वो एक हेलीकॉप्टर में नहीं होने चाहिए थे, वो एक एसओपी प्रोटोकॉल होता है। दूसरा, जो 3 हेलीकॉप्टर, अगर बैड वेदर वो 1 मिनट में तो हुआ नहीं, पहले पता था, तो उसके चलने का तरीका ये होता है कि एक हेलीकॉप्टर आगे चलेगा, फिर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर चलेगा और एक पीछे चलेगा। जो आगे हेलीकॉप्टर है वो देखेगा रास्ता आगे है या नहीं है, और वो तीनों हेलीकॉप्टर इन कम्युनिकेशन होते हैं हरदम। ये जो 2 हेलीकॉप्टर हैं जो प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के अलावा, वो रिजर्व हैं, मेन वीवीआईपी जो कि प्रेसिडेंट है। ये कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, दोनों हेलीकॉप्टर जो दूसरे हैं उनको कुछ ना हो, उनको पता भी नहीं चले, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जबकि वो एक प्रकार से इन कम्युनिकेशन होते थ्रू आउट, वो रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। तो ये एक बात बड़ी अचंभे वाली है, इसमें काफी एक शक की घड़ी जाती है कि क्या ये एक हादसा है या सबोटाज है। अभी तक ईरान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया, उन्होंने यही बताया है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि असली रीजन क्या है, क्या ये वेदर के खराबी है या कोई मैकेनिकल या टेक्निकल जो फेलियर है एयरक्राफ्ट का, और तीसरा कि क्या ये एक प्रकार से पायलट एरर है या एक सबोटाज एंगल। हमें ये भी समझना पड़ेगा जो ये बेल हेलीकॉप्टर हैं, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं, इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद ज़्यादातर, जब ये ईरान रिवोल्यूशन आया था 1979 से पहले के ज़्यादा हैं, और वो हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं इनके पास। ये भी इकोनॉमिक सैंक्शन से, इसका मतलब वो इशारा है कि जो एयरक्राफ्ट में चेक होना चाहिए, जिस प्रकार से वीवीआईपी की इंस्पेक्शन होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की बड़ी कमी है ईरान में, इसके कारण कि वहां पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी, ये सब चीजें हो सकती हैं। अर्जुन, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब आप उनको एज अ लीडर कैसे देखते हैं? वैसे तो कहा जाता है बड़े कट्टर किस्म के थे, कई तरह की पाबंदियां उन्होंने ईरान पे लगा रखी थी, सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर हैं, लेकिन वो तो खैर उनके पहले से मेरे ख्याल है कि रही हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, पहले अभी हम इसके प्रोफाइल को एनालिसिस करते हैं। जो इब्राहिम रईसी है, ये 2021 के अंदर प्रेसिडेंट बन के आए थे, और ये एक बड़े हार्ड लाइनर हैं, और ये एक माना जाता है कि जो आयतुल्ला अल खमानी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ये उनको एक प्रकार से टेक ओवर करेंगे जब भी आयतुल्ला अल खमानी या तो रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो 85 साल के हो गए और इनको इसलिए ट्रेन किया जा रहा है। ये सच्चाई, ये बहुत हार्ड लाइनर है। और ये जो ईरान डील में से जब 2016 में निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ये बेसिकली इब्राहिम रईसी है जो पुश कर रहे हैं ईरान को एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियार बनाने के। आज ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के कतार पे है, वो 93% से ज्यादा इनरिच यूरेनियम करने लगा है, और सुनने में यह आया था कि आज की तारीख में ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार की टेस्ट कर सकता है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है कि जो इकोनॉमी है ईरान की वो अच्छा नहीं कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ईरान में रियासी के अंडर। और अगर आप देखें हिजाब के लिए जो वुमेन फोरम ने एक प्रकार से रिवोल्ट किया था, उसमें भी काफ़ी जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई। और उसके बाद जो इनका रियाल है, रूपी रियाल जो उनकी करेंसी, वो भी एक प्रकार डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिरी। तो इंटरनल भी डिसेंट काफ़ी था इनके अगेंस्ट। अब जो इनकी पर्टिकुलर प्रोफाइल देखे जाएं कि ये पहले जुडिशरी में थे और जुडिशरी के हेड थे, और इन्होंने काफ़ी हार्ड लाइन ली थी और एग्जीक्यूशन किया था बहुत लोगों का, स्पेशली पॉलिटिकल रीजन से ईरान इराक वॉर के बाद। तो वो एक हार्ड लाइनर माने जाते थे, वो एक प्रॉक्सी माने जाते थे अयातुल्लाह अल खमानी की। और इनके अगेंस्ट सैंक्शन भी थी अमेरिका की तरफ से जब से प्रेसिडेंट के बनने से पहले। तो ये सच्चाई है कि अब उनके एकदम ये डेथ होने से कि अब इम्पैक्ट ईरान पे क्या होगा। एक तो ये था कि उनके प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी की भी हादसे में मृत्यु होगी, तो ये दोनों बड़ा डिफिकल्ट पीरियड है। मगर जो ईरान की एक कॉन्स्टिट्यूशन है 101 आर्टिकल, उसके तहत जो वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो सीनियर मोस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान में, वो ऐसे होते हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जो फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुकबेर, उसको अभी नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट के लिए। वो 50 दिन के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और इन 50 दिनों में इलेक्शन होगा और नए प्रेसिडेंट की एक प्रकार से सिलेक्शन होगा उस इलेक्शन के बाद। तो अब ये सच्चाई है कि जो इब्राहिम रईसी थे वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं। वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड कोर थे, वही हैं जो कि पुश कर रहे थे ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था इजराइल के अगेंस्ट। जब हम एक प्रकार से इजराइल ने दमिश्क सीरिया के अंदर हमला किया था उसके कौंसलेट पे और 7 सीनियर ऑफिसर को मार दिया था, उसके बाद जो ईरान ने पलटवार किया था इजराइल पे। और वो पहली बार था कि 40 साल में किसी देश ने, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में, ईरान के अलावा किसी ने नहीं किया था इजराइल पे डायरेक्ट अटैक। तो ये माना जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग थे। और ये भी सच्चाई है कि इजराइल ने भी पलटवार किया था और कहीं इजराइल भी वेट कर रहा था कोई अपॉर्चुनिटी मूवमेंट की। जो सबोटाज का एंगल है, अगर सबोटाज का एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके अभी तक तो कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया, तो फिर वो मोसाद की तरफ तो उंगली उठेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबसे सुप्रीम लीडर वहाँ पर अयातुल्लाह अल खमानी है और जो प्रेसिडेंट है उसका रोल है, मगर इतना नहीं जितना सुप्रीम लीडर का, क्योंकि सुप्रीम लीडर तो सेम है। तो इसलिए जो पॉलिसी है ईरान की उसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। हाँ, सेटबैक जरूर है, और ये सेटबैक क्या रीजन हो सकता है वो पता इन्वेस्टिगेशन से ही चलेगा। आरजू, बिल्कुल ऐसा ही है सर। चाबहार पोर्ट के ऊपर जो है भारत काम कर रहा है ईरान के साथ, और साथ साथ जो है वो आपने देखा कि यूएस की तरफ से वार्निंग भी आ रही है। तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई लोग जो है वो यूएस की तरफ भी उंगली उठा रहे हैं इजराइल के साथ साथ। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ देखो, यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना इसके अंदर चांसेस बड़े कम है। हाँ, ये एक बात तो माननी पड़ेगी, जो चाबार पोर्ट है वो अभी भारत और ईरान ने एक डील साइन की है कि जो बेसिकली इंडियन पोर्ट ग्लोबल कॉरपोरेशन जो है एक कंपनी और चाबार पोर्ट के बीच में समझौता हुआ है कि अगले 10 साल हम पोर्ट को डेवलप करेंगे और ऑपरेट करेंगे। और ऐसे में क्या इसके ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं? देखो, सच्चाई ये है कि जब 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप JCPO से निकलते, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर ईरान डील बोला जाता है, तो उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन दोबारा लग गए थे। जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगे तो भारत 28% वहां से ऑयल लेता था ईरान से। क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन लगे तो फिर हमने 0% करना पड़ा, हमने वहां से ऑयल बंद करना पड़ा, जबकि वो ऑयल सस्ता भी था और उसके अंदर एक प्रकार से इंश्योरेंस इनबिल्ट थी। मगर उस समय भी हमने चाबार के बारे में अमेरिका से बात की थी
कि चाबार जो है वो भारत के लिए ही नहीं, वो सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए बेटर है, क्योंकि चाबार पाकिस्तान को बाईपास करते हुए डायरेक्ट अफगानिस्तान जाएगा और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट जाएगा, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और फिर उसके बाद ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगा और ईस्ट यूरोप और रशिया के लिए ये एक प्रकार से गेटवे है। तो इसका बड़ा महत्व है। इसके कारण आपकी जो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की कम से कम 1.6 बढ़ सकती है और 15 से 16% ट्रेड बढ़ेगा। तो उसमें अमेरिका ने भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उस समय अमेरिका जो था अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था, उसको भी लगता था कि उसको पाकिस्तान से जाते वक्त काफी प्रॉब्लम हो रही हैं और काफी अम्बुशेस हो रहे थे। तो उस समय उसने इस पे काटसा लगाने की बात नहीं की थी और इसलिए हम इन भारत का एक कॉन्फिडेंस था कि हमने आपके कहने पे ऑयल ईरान से 0% किया, मगर क्योंकि चाबार पोर्ट का इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है तो इस पे काटसा नहीं लगना चाहिए, इकोनॉमिक सैंक्शन। और ऐसा लगता है अमेरिका ने उसके लिए एक प्रकार से टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। मगर जो अब स्टेट डिपार्टमेंट से जो कमेंट आए जिसका तरफ आपका इशारा था, उन्होंने कहा कि क्योंकि ईरान पे अभी भी सैंक्शन लगे हुए हैं और कोई भी कंपनी ईरान से डील करेगी तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, मगर इसके बावजूद भी इंडिया को बहुत ज्यादा होप है। उसकी एक और वजह भी है आरजू, क्योंकि जब हमने S-400 लिया था रूस से, तब भी रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन थी। टर्की ने और चीन ने भी लिया, उनके ऊपर तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई अमेरिका ने, पर उसने भारत पे नहीं लगाई और टर्की के तो F-35 भी देना बंद कराया। इसलिए नहीं लगाई, उसने उसको बताया गया कि हम जब चाहते थे पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम तब तो आपने दिया नहीं, हमें मजबूरी रूस से लेना पड़ा और अब हमने रूस से समझौता कर लिया तो आप कह रहे हो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम हम आपको देंगे। तो ऐसे में अमेरिका ने समझा था। तो आज तक जबकि हमारे 5 रेजिमेंट में से 3 रेजिमेंट जो S-400 की भारत में आ गई हैं, पर इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई हैं काटसा के तहत। तो ऐसे में हमें लगता है कि अमेरिका। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले